चलो रहने दो, छोड़ो, वही लगा दो बोर्ड। कल कराएंगे क्वेश्चन, देखे कल, छोड़ दो। सोच रहा था क्वेश्चन के लिए जो बोला था, तो आज हम लोग नया टॉपिक लेकर चलेंगे। क्या? WTO और पेटियां। ठीक है, सब्सिडी, ठीक है। आर्थिक छूट जिसे बोलते हैं, इसके संदर्भ में WTO ने 3 प्रकार की पेटियां बनाई हैं कि पेटियां बनाई हैं। तीन प्रकार की पेटियां बनाई हैं इसके संदर्भ में। पहली पेटी कहलाती है हरित पेटी, ठीक है। इसके अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता, जैसे अनुसंधान, कीट पतंगों से बचाव, नंबर 2 ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी को व्यापार में थोड़ी विसंगतियां पैदा करती हैं, किंतु इसे भी WTO में चैलेंज नहीं किया जा सकता।
यह सब्सिडी आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए दी जाती है। तीसरा है अंबर बॉक्स सब्सिडी। अंबर बॉक्स सब्सिडी इस प्रकार की सब्सिडी को WTO में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि यह व्यापार में विसंगतियां पैदा करता है। जैसे इसके अंतर्गत सब्सिडी को MSP, उर्वरक, बिजली, इत्यादि के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को रखा जाता है। विकसित देशों के लिए इसकी सीमा कुल कृषि उत्पादन का 5% तक और विकासशील देशों के लिए इसकी सीमा कुल कृषि उत्पादन का 10% तक दे सकते हैं।
कितना दे सकते हैं? 10% तक दे सकते। हाँ, हो गया। कल कोई जाके बोला है कि सर बहुत छोटी छोटी चीजें लिखा रहे हैं। मैं छोटी चीजें लिखा रहा हूं? अच्छा, मैंने वो लिखा दिया होगा, वो लिखाया था ना, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। तो मैंने कहा यार अब तुमको पता है तो सबको थोड़ी ना पता है। अब मुझे नहीं पता कौन था, मुझे बताया गया कि सर कोई विद्रोही आया था आज। मैंने कहा झंडा लेके लाल, क्रांति का है? बोला सर बहुत छोटी छोटी चीजें निकाले हैं। नहीं, अब देखिए, सब अर्थव्यवस्था कहती है सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। सबको संतुष्ट तो किया ही नहीं जा सकता है। तो जो है वो, जैसे अब कल भी मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चा, अब मुझे याद नहीं सकल, उसने एकदम से कहा कि जो है सर आप कृषि लिखा रहे हो या, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन था, मैं भूल गया सकल। देखो जो है वो है। अब मैंने कुछ नहीं जवाब दिया, क्यों? क्योंकि उनको कृषि की परिभाषा ही नहीं पता। उनको कृषि की परिभाषा ही नहीं पता कि कृषि होती क्या है। ठीक है, अनाज उत्पादन की प्रक्रिया कृषि कहलाती है। तो उत्पादन के आधार पर अगर मैंने वहां लिखा, क्या कौन सी कृषि लिखी थी? मिश्रित। ठीक है, अब मिश्रित खेती जो है जो लिखा था ना, पशुपालन के साथ कृषि, ठीक है, मिश्रित कृषि कहलाती है। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। और ये उत्पादन के आधार पर कृषि का विभाजन है। अब लेकिन उसके लिए कृषि चैप्टर आना चाहिए, तब तो आप, कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ठीक लिखाया, बिल्कुल। और जो है वो बहुफसली, वो एग्जाम्पल दे रहे थे बहुफसल, मिश्रित का नहीं दे रहे थे वो, कि कई फसलें उसमें उगानी चाहिए। बहुफसल और मिश्रित फसल में अंतर है। लेकिन मैंने जब आप बहुफसल की बात करेंगे, मल्टी क्रॉप्स या बहु
कृषि। तब फिर वो कंडीशन बनेगी। ये वाली तो यही कंडीशन है, मिश्रित, और मिश्रित का क्वेश्चन पूछा गया। अब छोटा सा क्वेश्चन है वो। अब उसमें क्वेश्चन कैसे बनाया है कि कृषि के साथ पशुपालन करने वाली फसल को क्या कहते हैं, और उसमें बहुफसल भी है, मिश्रित फसल भी है। दोनों ऑप्शन है, जाकर देखिएगा 10 ईयर के क्वेश्चंस में। अगर आप जो है एग्रीकल्चर, और उसमें कोई वो इसलिए नहीं हुआ होगा, ज्योग्राफी में पढ़ाया नहीं गया होगा। हमारा मेन उद्देश्य था, पढ़ाए हम मिश्रित विश्रित कृषि है, अच्छा चला ही नहीं है, इसीलिए हो सकता है। तो कोई भी चीज जो है ना, मैं बड़ा सोच समझ के, शब्दों का खेल है यूपीएससी, और मुझे पता है कि मैं केवल और केवल शब्द पकड़ता हूं और कुछ नहीं पकड़ता। जो है पढ़ने का लहजे में शब्दों को पकड़ने वाली क्षमता आ गई कि ये क्या कह रहा है, तो आप कंपटीशन के लायक हो। केवल परिभाषा ही पूछता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कितनी याद रखोगे आप? आज रखोगे, कल भूल जाओगे। आपको वो परीक्षा से 8 दिन पहले दोहराना पड़ेगा कि जीडीपी की ग्रोथ रेट, ठीक है। जैसे कल मैंने लिखाया था क्या, 23 फसलों के लिए, ठीक है, और कहा था पिछली बार इन्होंने कितनी, मतलब पिछली बार का मतलब इस बार, ठीक है। अब इनका जो एक तरह से चलेगा, वो कब से चलेगा? आप जाके गवर्नमेंट की साइट पर देखना, ठीक है। गवर्नमेंट की साइट पर 2022 में 23 फसलों के लिए एक तरह से प्रोवाइड किया गया, बाकायदा लिखा हुआ है, और उसमें 23 फसलें भी दी गई, ठीक है। 2023 में इन्होंने 22 फसलों का है, ठीक है। और उन्होंने ये भी लिखा है इस गवर्नमेंट की साइट पर जाकर, क्या, कि भविष्य में हम इन फसलों की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, और बकायदा लिस्ट दी है 24 फसलों की, ठीक है, बकायदा लिस्ट दी है। और उसमें लिखा है इस सन में ये वाली फसल की गई, इस सन में ये वाली फसल की गई, कौन सी फसल छोड़ी गई है, कौन सी फसल, ठीक है। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 22 फसलों का एमएसपी जारी होगा अभी के हिसाब से, अभी। लेकिन दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के पहले महीने में जो 3 फसलें रबी में शामिल नहीं होती, अगर उसमें से एक भी शामिल कर ली गई तो तुरंत 23 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं? अभी तो इन्होंने 6 फसलों का दिया है, अक्टूबर की आप देखिएगा, ठीक है, नेट चलेगा है? नहीं, मोबाइल से नहीं, इनके से ही चलेगा। इसी को ही देख लेते हैं, चलो, ज़्यादा नहीं। फार्मर्स भी गवर्नमेंट का ही है। रबी की फसल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है? 7। दूसरी साइड पर चलना पड़ेगा, 7 है ना? तेईस अक्टूबर
कितनी फसलों की आई है? तो टोटल अभी कितनी है? 22 हुई। 7वीं अगर जनवरी में घोषणा हो गई तो ये सावधानी आपको रखनी है भाई, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 23 कर दी थी, इस बार इन्होंने लिस्ट में 22 ही दी है। ये देख रहे हैं ना 24-25 के लिए। अब घोषणा होगी ना रबी की, अप्रैल तक आते आते फाइनल करेंगे। कटाई के समय से पूर्व ही एक तरह से बुवाई से पहले ही जारी हो जाती है एमएसपी, बाकायदा सरकार के द्वारा एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कितनी फसलों का है, बाकायदा वहां लिस्ट दी है। वो तो हमने लिस्ट यहां दिखा दी, गवर्नमेंट की साइट पर जाओगे तो वो लिस्ट दिखेगी आपको। अब 22 है या 23 है ये तो समय डिसाइड करेगा। हमने 23 क्यों लिखा दिया? क्योंकि 23 होने की चांसेस हैं इस बार। गवर्नमेंट ने इसको सदन में कहा है कि जनवरी या दिसंबर के लास्ट में हम उस कीमत को अनाउंस करेंगे। ठीक है, कौन सी फसल नहीं शामिल है अभी? तोरिया। ठीक है, एक फसल अभी शामिल नहीं की है। ठीक है, जो ऑयल फसल के रूप में जानी जाती है उसको वो शामिल करेंगे तो आ जाएगी। तो ये जो डेटा है ना, उसमें डेटा में ही दिक्कत है अगर टोटल काउंटिंग करोगे। ठीक है, तो 24-25 के लिए कितनी आएगी लिस्ट ये भविष्य बताएगा। ठीक है, 24-25 के लिए कितनी आएगी लिस्ट ये भविष्य बताएगा। ठीक है, कि भाई क्या होगा, कितना होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि रबी के लिए आई है, खरीफ की तो अभी बकाया है, फिर खरीफ की आएगी। तो इनका आधा फाइनेंशियल ईयर दूसरे में जुड़ जाता है, आधा दूसरे में जुड़ जाता है। तो लिस्ट निकालने में क्या होगी? पीआईबी की न्यूज है, ये प्रेस और इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यूज है। हमने ये लिखा दिया आपको। अब आपको सावधानी पकड़नी है, बस यही करंट अफेयर्स आपको अपडेट करना है, हमको नहीं करना ये कि भाई तात्कालिक स्थिति में क्या चल रही है। आपको कुछ नहीं डालना है, एमएसपी डालना है, और एमएसपी डाल के कितनी फसलों के लिए जारी किया जा रहा है वो आपको जब परीक्षा से 10 दिन पहले, और वो पीआईबी में दिख जाएगा हर महीने के रूप में, अगर इनके द्वारा अपडेट किया जाएगा, और पीआईबी के साथ अटैच करके न्यूज में देख लेना। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है। तो बस करंट अफेयर्स जो है वो करना है आपको, करंट अफेयर्स करना है। इतना मैंने करा दिया है कि पर्याप्त है, छोटी से छोटी चीजें भी। और ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, याद रखना। क्वेश्चन ये जो एमएसपी वाली फसलें है ना, रबी और खरीफ की, यहां से बनेगा इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी, और तोरिया आप समझ ही नहीं पाओगे कौन सी फसल है, रबी की या, और फिर जितना भी ज्ञान होगा सब, क्योंकि हम तो एक तरह से क्या है कि उन फसलों को ध्यान ही नहीं दिए ना कि 14 खरीफ में कौन कौन सी हैं। खरीफ की फसलें तो आपको तो खुद देखनी पड़ेगी लिस्ट में कौन कौन सी एक तरह से खरीफ की, वही लिखाना चाह रहे थे। आप लोगों ने कहा कि जानते, तो हमने कहा छोड़ दो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वही लिखा रहे थे हम कल, और लगा उस पे भी कह दिया सर छोटी चीज है, तो अब छोटी चीज लिखाएंगे ही नहीं, बड़ी बड़ी चीजें लिखाएंगे। सब्सिडी देखो, डब्ल्यूटीओ यहां पर क्या है कि सब्सिडी क्या है, आर्थिक सहायता है जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके से दी जाती है। ठीक है, प्रत्यक्ष को दी जाती है या अप्रत्यक्ष, दो तरीके से आर्थिक सहायता यहां पर दी जाती है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब हो गया क्या, डायरेक्ट खाते में पैसा पहुंचाना, क्या डायरेक्ट खाते में पैसा पहुंचाना। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है कि डायरेक्ट खाते में ना देकर उनको सुविधाएं एक तरह से
प्रोवाइड कराना या सस्ते दरों पर एक चीजें उपलब्ध करा देना, ठीक है। तो वो अप्रत्यक्ष, जैसे शिक्षा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी, अनुसंधान के लिए दी जाने वाली सब्सिडी, ये सब्सिडी क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष सब्सिडी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कौन सी? अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रत्यक्ष सब्सिडी कौन सी है? सीधे खाते में दिया जाए, ठीक है, सीधे खाते में दिया जाए, ठीक है। अब देखो, प्रत्यक्ष सब्सिडी तो कोई देश एक तरह से देने के लिए यहां पर नहीं कहा जाता है। व्यापार में अगर प्रत्यक्ष सब्सिडी की बात आती है, हर देश की मनाही है कि कोई भी देश अपनी व्यापारिक गतिविधियों में कभी प्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं देगा, ठीक है, कहीं भी प्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं देगा। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का एक नियम है। कोई भी देश अपने देश में व्यापारिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष नहीं देगा। जैसे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हम एक तरह से निर्यात के लिए कैश नहीं प्रोवाइड कराएंगे कि आप उनको कैश ले लो और वहां जाके सस्ते दरों पर बेच दो, विदेश में सस्ते दरों पर बेच दो, भाई आपका जो लॉस हो रहा है वो गवर्नमेंट एक तरह से बियर कर लेगी। तो इस तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हमेशा सब्सिडी दी जाती है कौन सी? अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष जब सब्सिडी की बात आती है तो WTO में विवाद बढ़ने लगा कि भैया कौन सी प्रत्यक्ष है, कौन सी अप्रत्यक्ष है इस मुद्दे पर, ठीक है। और मुद्दे पर एक तरह से तो उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी भी कभी कभी व्यापार में विसंगतियां पैदा करना शुरू कर देता है अर्थव्यवस्था में। तो जब व्यापार में विसंगतियां पैदा करना शुरू कर देता है तो ऐसी कंडीशंस में WTO ने इन सब्सिडी के संदर्भ में बनाई संदूक। संदूक समझते हैं? बॉक्स बनाए यहाँ, और संदूक जब बनाए तो बॉक्सेस जो बनाए संदूक, उस संदूक को 3 भागों में उन्होंने बांटा। कहा क्या कि हरित पेटी के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये उत्पादन बढ़ाने के लिए होगा और भविष्य में सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी इसे माना जाएगा, ठीक है। जैसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कोई आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च में एक तरह से कितना भी आप खर्च कर रहे हो तो इस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है, WTO के प्रावधान में आता है, ठीक है। दूसरा आता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होता है? इसके अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी क्या होगी? व्यापार में थोड़ी सी विसंगतियां पैदा करता है। क्या पैदा करता है? थोड़ी सी विसंगतियां पैदा करता है, अर्थात थोड़ा सा एक तरह से डिसबैलेंस लेकर आता है, व्यापार में अवरोध का काम करता है, ठीक है। और ये आर्थिक विकास को एक तरह से संतुलित करने के लिए दी जाती है। कैसे संतुलित करने के लिए दी जाती है? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था क्या, कि जैसे नॉर्वे है तो नॉर्वे एक दूध उत्पादक देश है। नॉर्वे क्या है? दूध उत्पादक देश है नॉर्वे। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि वहां के जो नागरिक हैं वो पशुपालन करते हैं या डेयरी पालन, ठीक है, पशुपालन करते हैं या डेयरी पालन। और डेयरी पालन वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जैसे यहाँ पर किसी कृषि फार्म होते हैं, उसी तरह से डेयरी फार्म है बड़े पैमाने पर। उन्हीं के एक तरह से दुग्ध उत्पादन भारत में भी बिकते हैं। जैसे नेस्ले का आपने देखा होगा डिब्बा वगैरह, ठीक है, जो पैकेट वाले दूध हैं, वो सारे के सारे फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जो स्कैंडिनेविया द्वीप हैं, उन देशों से क्या है कि दुग्ध उत्पादन होता है और वो भारत में सप्लाई किया जाता है। तो अब ऐसी कंडीशंस में नॉर्वे की जो दुग्ध उत्पादन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। अब वहां पर एक तरह से सरकार को खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है। अब जब खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है तो इससे खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो वहां की सरकार ने एक प्रावधान कर रखा है क्या, कि अगर आप पशुपालन नहीं करोगे, जो फार्म हाउस है, जो फार्म है आपके, उनकी जगह पर अगर खेती करोगे तो हम आपको एक तरह से उत्पादन पर सब्सिडी देंगे। तो जब सब्सिडी देंगे उत्पादन पर, तो जाहिर सी बात है क्या कि वहां की जनता दुग्ध उत्पादन को कम कर देती है, और जब कम कर देगी तो सप्लाई मार्केट में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगी सप्लाई। और जब सप्लाई एक तरह से कम हो जाएगी तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि
मांग उसकी बढ़ जाएगी और वो महंगा बिकेगा, वो महंगा बिकेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर क्या है कि नॉर्वे जो है, ठीक है, नॉर्वे जो है वो खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए अपने किसानों को जो पशुपालन कर रहे हैं उनको इस प्रकार की सुविधाएं देता है। ठीक है, यहां मिश्रित खेती को बढ़ावा देता है, ये कह सकते हो। ठीक है, कि आप पशुपालन भी कर लो और चीजें कर लो। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है क्या कि इस प्रकार की सब्सिडी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, साफ WTO ने इसको इसमें डाल दिया। क्यों? क्योंकि भारत भी एक सब्सिडी देता है जिसका नाम है MSP। क्या देता है? MSP, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, अब न्यूनतम समर्थन मूल्य एक तरह से जब देता है भारत, तो भारत ये कहता है क्या कि मेरे किसान खाद्यान्न के लिए प्रेरित हो, हमें खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है, वो कहीं ऐसे ना हो जाए कि अन्य कृषि कार्यों में अपनी भूमि का उपयोग करने लगे, इसलिए मुझे MSP जारी करनी पड़ती है जिससे किसान अपनी खेती के लिए प्रोत्साहन हो और भारत एक तरह से क्या करे कि खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने और अर्थव्यवस्था में एक बैलेंस बना रहे। भारत MSP को इस तरह से अपने प्रोवाइड कराने का काम किया करता था। विकसित देशों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, और विरोध करना यह शुरू कर दिया कि भारत के पास खाद्यान्न के भंडार ऑलरेडी पूरी मात्रा में पर्याप्त हैं और वो इतना करता है कि डबल से भी ज्यादा उसके पास खाद्यान्न का भंडार बना रहता है। अब उसको MSP पर सब्सिडी देने की आवश्यकता ही क्यों? भाई, जब आपके पास में ऑलरेडी भंडार हैं सारी चीजों के, तो MSP की सब्सिडी देना आवश्यक क्यों? क्या जरूरत पड़ गई कि आपको MSP की सब्सिडी देनी पड़ रही है? आप तो कहीं ना कहीं MSP की सब्सिडी एक तरह से प्रोवाइड करा के सस्ते दरों पर खाद्यान्न खरीद कर अर्थव्यवस्था में उसकी मांग कम करने का काम कर देते हो, क्योंकि सरकार ने खरीद लिया उसको MSP पर, और सरकार ने खरीद लिया तो अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? कम सप्लाई हुई, और अर्थव्यवस्था में सप्लाई कम हुई तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि MSP जैसी चीजों को हटाया जाए। अब जब हटाया जाए तो भारत ने कहा कि नॉर्वे भी हटाए, वो भी तो इसी तरह की सब्सिडी दे। WTO ने इस सब्सिडी को कहा क्या कि ये व्यापार में थोड़ी विसंगतियां पैदा कर रही हैं, ज्यादा नहीं, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस तरह की सब्सिडी रिप्रेजेंट की गई किसके द्वारा? नॉर्वे, स्वीडन के द्वारा ब्लू बॉक्स सब्सिडी में उसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, भारत की इस सब्सिडी को विकसित देशों ने चैलेंज करके शामिल करा दिया किसमें? अंबर बॉक्स में, और ये कहा कि MSP, उर्वरक, बिजली, इन सब पर दी जाने वाली सब्सिडी व्यापार में विसंगतियां पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं? व्यापार में विसंगतियां पैदा करती हैं, और किसान एक तरह से क्या होता है कि इनके यहाँ पर महंगे दरों पर वस्तुएं इसलिए बेचता है क्योंकि सरकार उसको सुरक्षा प्रदान किए हुए है फसलों को खरीद कर। ठीक है भाई, MSP पर तो बिक ही जाएगा, और MSP पर जब बिक जाएगा उसका सामान, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में सप्लाई कम होगी तो वो महंगे दरों पर बेचेगा उसको। और ये दिखा रहा है कि मांग और पूर्ति की शक्तियां, किसकी? मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से वस्तु की कीमत का डिसाइड नहीं हुआ। ये काम ही नहीं की मांग और पूर्ति की शक्तियां वहां। क्यों? क्योंकि पूर्ति ज्यादा होनी चाहिए थी, पूर्ति ज्यादा होनी चाहिए थी, मांग तो है ही ज्यादा। अब पूर्ति कम होती है क्योंकि सरकार MSP पर खरीद लेती है, और मांग ज्यादा होने के कारण से खाद्यान्न की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है बाजार में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो गेहूं बहुत सस्ते में बिकना चाहिए वो एक लेवल में आकर बिकता है। ठीक है, अब देखो, जब इस प्रकार से विरोध किया किसने? अमेरिका और अन्य देशों ने जो विकसित देश थे, तब WTO ने डिसाइड किया
कि विकसित देशों के लिए अगर कोई उत्पादन करता है कृषि उत्पादन तो 10% कुल उत्पादन का सब्सिडी, ठीक है, 5%, और विकसित देश कितना 10% अपनी सब्सिडी दे सकते हैं। जस्ट लाइक ऐसे समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि विकसित देश 200 रुपए का उत्पादन करते हैं खाद्यान्न का, तो 200 रुपए का एक तरह से 5% कितना 10 रुपया तक सब्सिडी दे सकते हैं, ठीक है। और भारत भी अगर 200 रुपए का उत्पादन करता है तो कितना 20 रुपया सब्सिडी दे सकता है, ठीक है। यहां अब भाई सेट तो हो ही गया मामला। फिर ये कुछ दिनों बाद फिर गरमाया मुद्दा। गरमाया क्या कि भारत पर एक आरोप फिर लगाया गया विकसित देशों के द्वारा कि भारत जो सब्सिडी दे रहा है निर्धारित सीमा से ज्यादा दे रहा है। कितना दे रहा है? निर्धारित सीमा से ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो भारत ने आरोप लगाना शुरू किया कि पहली बात तो निर्धारित सीमा के अंदर है, अगर जिसको कैलकुलेशन करना है कर ले, ठीक है। पहली बात तो उसने ये कहा। दूसरा, आपकी जो निर्धारित करने की जो कीमत निर्धारण का जो आधार वर्ष है वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, ठीक है। और बहुत पुराना है तो ऐसी कंडीशंस में नए आधार वर्ष के आधार पर नई कीमतें तय की जाए और नई कीमतें तय करके क्या किया जाए, सब्सिडी को कैलकुलेट किया जाए और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। जस्ट लाइक ये सोचो, भारत का जो पहले आधार वर्ष चल रहा है कितना 85-86, ठीक है। अब इस आधार पर गेहूं की कीमत कितनी होगी उस समय 10 रुपया, ठीक है। अगर 20 किलो गेहूं पैदा हुआ तो कितने का हुआ, ठीक है। नया आधार वर्ष बना लो 2011-12, 2011-12 में कम से कम गेहूं 20 रुपए तो होगा, 20 रुपए तो हो गई ना तब, ठीक है। बाजार कीमत, ठीक है, कितना हो गया, एक आधार मान रहे समझाने के लिए। ये कितनी सब्सिडी दी जा रही है 20 रुपया, इधर कितनी मिलेगी? तो भारत कह रहा है कि हमारी जो सब्सिडी है पहली बात तो कम है, कैलकुलेट कर लो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत ने इसका जवाब ये दिया कि अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लो। अब भारत का दूसरा ऑब्जेक्शन आया, क्या पुराने आधार वर्ष के बेस पर आप कैलकुलेट कर रहे हो वस्तुओं के कुल उत्पादन को, नया आधार वर्ष लाओ, नया आधार वर्ष लाओ। अब 85-86 की कीमतों पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अब आप खुद बताइए 85-86 की कीमतों पर अगर कैलकुलेट होगा तो उस हिसाब के आधार पर तो हम 20 रुपए ही सब्सिडी दे पाएंगे, जबकि हमारी सब्सिडी देने की क्षमता कितनी है, हम अपने किसानों का और उत्थान कर सकते हैं। मुझे अपने आधार वर्ष को चेंज करवाने की परमिशन दी जाए और सारे देश इसको फॉलो अप करें और फिर सब्सिडी दें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्या कि ये मुद्दा एक तरह से गर्माकर चल रहा है भारत का, सब्सिडी का क्या आधार वर्ष चेंज करने का WTO में। तभी भारत के सामने एक और मुद्दा आ गया विकसित देशों के द्वारा, जब भारत ने एक तरह से क्या है कि डाल दिया क्या, नेशनल फूड सिक्योरिटी। अब जैसे ही भारत का ये एक्ट आया तो जैसे ये एक्ट आया तो भारत को एक तरह से खाद्यान्न को खरीदना पड़ रहा था, ठीक है। और भारत ने खाद्यान्न खरीदना पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत भारत की लगभग 40 से 45% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। आधी जनसंख्या तो कम से कम खाद्यान्न के उत्पादन कराने में थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। अब अगर इतनी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराना था भारत के लिए तो भारत को खाद्यान्न तो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब भारत ने WTO में, भाई इसका तो विरोध हो ही रहा था कि आधार वर्ष चेंज करो, आप कैलकुलेट करो। वो कह रहे थे नहीं, हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो ज्यादा ही निकलेगा, आप देख लेना। बात चल रही थी, भारत ने तब तक ये ला दिया
और भारत ने ये ला दिया, और ये लाकर इनके एक तरह से ताले बंद कर दिए। कैसे? उसने कहा कि एमएसपी आप मत देखो, अब ठीक है, एमएसपी मत देखो, अब देखो मुझे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत खाद्यान्न खरीदना होता है, ठीक है। और जब खाद्यान्न मुझे खरीदना होता है तो ऐसी कंडीशंस में मैं खाद्यान्न खरीदने के लिए कीमत जारी करता हूं। उस कीमत को आप क्या लो? एमएसपी। और एमएसपी जैसी कीमत को आप अब इसके साथ जोड़ो, व्यापार के साथ नहीं। खेल खेला ना भारत ने? क्या खेल खेला भारत ने? कह रहे हैं एमएसपी व्यापार में विसंगतियां पैदा करता है, आप कह रहे हो ना। चलो एमएसपी वाला मुद्दा छोड़ते हैं, अब मुझे चलानी है अपने देश की लोगों की आजीविका, और आजीविका चलाने के लिए मुझे गेहूं और चावल की आवश्यकता होती है। उसकी खरीद करने के लिए मुझे एक मूल्य दिखाना पड़ता है कि भाई मैं इतने रुपए में खरीदना चाहता हूं, जो बेचना चाहे वो बेचे। तो आप एमएसपी को वहां देखिए, ठीक है, और एमएसपी को वहां देखिए खरीदने का। और डब्ल्यूटीओ का एक प्रावधान ये कहता है कि गरीबी भुखमरी के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी को डब्ल्यूटीओ में चैलेंज, बच गया ना, ठीक है, भारत बचा ले गया। कहां डलवा दिया उसने? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत एमएसपी के माध्यम से हम फसल खरीदने का काम करते हैं। और इस सब्सिडी को आप इस तरह से देखिए, एमएसपी को, कि हम एक कीमत जारी करते हैं अर्थव्यवस्था में कि इस आधार पर मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, जिसके माध्यम पे मुझे वस्तुएं प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन यहां पर क्या बनेगा? एमएसपी किसके अंतर्गत रखा गया? अंबर बॉक्स सब्सिडी। अगर सब्सिडी से यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सब्सिडी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हरित पेटी की सब्सिडी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। विकासशील देशों की सब्सिडी देने की सीमा कितने परसेंट है? 10%। विकसित देशों की 5% एक तरह से सीमा निर्धारित की गई है यहां। क्लियर हो गया? ठीक है। आता है कृषि वित्त। कृषि वित्त, ठीक है। कृषि के लिए ऋण, के लिए ऋण तीन प्रकार से प्रदान किया जाता है, ठीक है। नंबर 1, अल्पकालीन कृषि ऋण, अल्पकालिक कृषि ऋण, मध्यमकालीन कृषि ऋण, और दीर्घकालिक कृषि ऋण। शॉर्ट टर्म कृषि ऋण, यह 15 माह के लिए दिया जाता है। कितने माह के लिए? 15 माह। यह 15 माह से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है,
यह 15 माह से 5 साल के लिए दिया जाता है। 5 साल से 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से एक चीज याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। क्या याद रखना? कि कृषि का ऋण गैर कृषि कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता है। कि मतलब एक तरह से कृषि लेकर घर बनवाएंगे, अगर वहां ऑप्शन होगा कि कृषि का ऋण के माध्यम से व्यक्ति घर बनवा सकता है, तो नहीं, कृषि कार्यों में ही प्रयोग किया जाएगा। वो अलग बात है कि कहीं कर ले, ठीक है, वो अलग बात है, कहीं कर ले, लेकिन याद रखेंगे आपको क्या कि कृषि कार्यों के लिए मिलने वाला ऋण कृषि में ही केवल और केवल, हाँ, कृषि और उससे संबंधित व्यवसाय में। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे बीज के लिए ऋण लिया जाए, उर्वरक के लिए ऋण लिया जाए, ठीक है, रासायनिक खाद के लिए ऋण लिया जाए, इन सब के लिए जब ऋण लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? अल्पकालिक ऋण। ठीक है, इसमें छोटी मशीनें, कौन सी? कृषि वाली, याद रखना, ऋण दिया जाता है। ठीक है, जैसे क्या? थ्रेसर, छोटा थ्रेसर, बड़ा वाला नहीं, ठीक है, पंप सेट, ठीक है, ट्रैक्टर, इसमें दीर्घ अवधि के लिए बड़ी मशीनों के लिए ऋण लिया जाता है। ठीक है, बड़ी मशीन का मतलब बड़ा थ्रेसर। ये बिजनेस आप कर सकते हैं साइड से। नहीं नहीं, बड़े भी आते हैं, हैवी। देखो, शुरुआत में अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए है तो आप 20-25 लाख रुपए वाला विदेशी थ्रेशर खरीद सकते हैं। अब दूसरी जुगाड़ सुनो, ठीक है, जब आप खरीद लो उसको तो केंद्र सरकार 50% सब्सिडी देती है और राज्य सरकार 40% सब्सिडी देती है। कितनी हो गई टोटल सब्सिडी? 90%। मतलब आपका थ्रेसर कितने का पड़ेगा? 10%, मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए का। सारा पैसा वापस कर दो जिससे उठाया, और फिर वो पर घंटे के हिसाब से बढ़िया चलता है, कमाई कर सकते हो आप। लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा अधिकारी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सब्सिडी देती है। तो ऐसी कई स्कीमें हैं जिनको आप एक तरह से कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, हाँ, लेकिन शुरुआत में पैसे की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। शुरुआत में पैसे की व्यवस्था करके आप एक तरह से फाइनेंस करवा के ऋण चुका दीजिए, फाइनेंस करा के ऋण चुका दीजिए। तो अल्पकालिक ऋण में क्या है? बीज, उर्वरक और छोटे छोटे कार्यों के लिए
खेती के छोटे कार्य के लिए, ठीक है, उसके लिए ऋण दिया जाता है 15 माह के लिए। हाँ भाई, ऐसे कैसे दे दिया जाएगा, ऐसे कैसे? लेकिन हाँ, जैसे उसके लिए आप करोगे ना तो मशीन तो दिखाई देगी ना, वो तो वो हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। मध्यकालीन ऋण 15 माह छोटी मशीनों के लिए ऋण दिया जाता है, थ्रेशर वगैरह के लिए। बड़े थ्रेशर हैं, बड़े भी आ रहे हैं आजकल, ठीक है, जापानी थ्रेशर, वो एक तरह से क्या होता है कि उसके लिए यहां पर ऋण दिया जाता है, और 5 साल से भी। अब कोई ट्रैक्टर हो सकता है 5 साल के अंदर भी ले, अवधि उसकी बढ़ जाएगी तो वो यहां भी आ जाएगा ना ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये वित्त के स्रोत 2 होते हैं अर्थव्यवस्था में, कृषि वित्त के स्रोत 2 है। के स्रोत 2 हैं। संस्थागत स्रोत, संगठित स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। असंगठित स्रोत, एक है संगठित स्रोत और दूसरा है असंगठित, ठीक है। इसमें आते हैं वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, राष्ट्रीय अवसंरचना विकास कोष, नाबार्ड, किसके माध्यम से? नाबार्ड के माध्यम से भी ऋण प्रदान किया जाता है। और सहकारी बैंक। इसमें है साहूकार, सर्राफ, महाजन, गुजरात में सुनार व्यापारी को सर्राफ कहा जाता है। सबसे पहले लिखिए वाणिज्यिक बैंक, देखिए मैं बोलता हूं, ठीक है, हो गया ना। सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक, हाँ हेडिंग डाल दीजिए। इसमें बस टर्म और कंडीशन दिखाएंगे कहां से कितना किसानों तक मिलता है, ठीक है। लिखिएगा
भारत में देसी और विदेशी आधे घंटे देख रहे हैं।